नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके क्विज के इस स्पेशल सीरीज में। आप सभी का स्वागत है। मैं रामजी तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया के माध्यम से इस जीके क्विज कार्यक्रम में। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और जो मुझे कुछ देर बाद अभी थोड़ी देर में देखेंगे इस क्लास को, देखिए हम लोग ना इसको रिकॉर्डेड मोड में इसको शूट करते हैं और ये आपको एक रिकॉर्डेड मोड में मिलती है जो कि ठीक 11 बजे प्रसारित कर दी जाती है अपने टाइम के अनुसार। तो अगर क्लास को लेकर के अगर कभी भी आपके पास अगर कुछ सवाल हुआ करें या कोई डाउट हुआ करें तो आप क्लास के समापन के बाद उसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल या अपने डाउट्स को हम तक पहुँचा सकते हैं। और उस समय जिस समय आप देख भी रहे होते हो ना, उस समय हमारी भी जो है तो एक तरीके से उपस्थिति होती है इसी क्लास में। तो साथ ही साथ आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन करते हुए साथ में चलेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय किस सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची या फिर संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो विषय है वो भारत के संविधान में जो सूचियां दी गई हैं उनमें से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर माना जाएगा राज्य सूची। क्या होगा? राज्य सूची आपका सही उत्तर होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अस्पतालों औषधालयों को लेकर के भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, राज्य सूची जो है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाए, है ना, जिस पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार करे वो राज्य सूची है। क्लियर हो गया आप सभी को? अच्छा, राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं जरा बताइएगा आप लोग मुझे, और कमेंट कर सकते हो आप कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप इस बात को तुरंत कमेंट करिएंगे आंसर को। अगले प्रश्न की ओर देखें तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? देखिए पूछा गया है आपसे आरपीएफ 2018 में लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड कर्जन। आप सभी को एक बार इसका आंसर करना है। क्लियर हुआ? अब देखिए हम बात करें कि 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ लॉर्ड इरविन के सहयोग से। यानी उस समय भारत के वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड इरविन। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आपके लॉर्ड इरविन ने उस समय ये भारत के वायसराय थे। इनकी एक बहुत अच्छी एक महत्व भूमिका मानी गई थी क्योंकि इन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश संसद के समक्ष उनके दोनों के बीच में भारतीय लोगों को, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को, भारत के जो प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश सरकार थे, इन दोनों के बीच में विचार विमर्श को सुगम बनाया आपके किसने? लॉर्ड इरविन ने। बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था ये आपका 1930 में लंदन में आयोजित किया गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन को, तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों को सुगम और सरल बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को इंग्लैंड बुलाया था अपने संसद में। ठीक है, और ये जो गोल टेबल पर बैठ करके यानी मेज पर बैठ करके जो वार्तालाप और जो विषय पर चर्चा हुई ये आपका कहलाया गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो क्लियर हुआ? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन? आपके लॉर्ड इरविन। देखिए यूपीएससी 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जब संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440 या फिर 375? आप सभी लोग इसका कमेंट जरूर करें, है ना, कि जब हमने भारत के संविधान को जब अपनाया 1950 में तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय की अगर हम बात करें तो देखिए उस समय अनुच्छेदों की संख्या थी आपकी 395। कितने अनुच्छेद थे तब? 395। तो मूल रूप से बात करें प्यारे अभ्यर्थी उस समय अगर संविधान के अनुच्छेदों की, तो जब हमने इसे अपनाया तो उस समय मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। सुनिएगा एक बार ध्यान से, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये जो भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान ये पूरे विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान माना गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तारित है और जितना ज़्यादा जटिल उतना ही ज़्यादा लचीला इसको बनाया गया। क्लियर है?
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग एक बार इस आंसर को कमेंट करें कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए, ये पूछा गया है आपसे एमटीएस 2017 में कि किस कला को ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार कला, मथुरा कला, मधुबनी कला और द्रविड़ कला। देखिए, हमने बात की थी स्टैटिक जी की, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी जो है तो भारतीय कलाओं के बारे में बात की थी। इसके बाद जब हमने स्टैटिक जीके के बाद जब हमने जीएस पढ़ी और जीएस में हमने स्पेशली हिस्ट्री के ऑप्शन को जब हमने देखा, हिस्ट्री के पोर्शन को देखा हमने, तो उसमें भी बहुत सारी मतलब कि कला शैलियाँ हमने देखी थी। प्राचीन इतिहास से ही हमने देखा कि सबसे पहले आपकी जो है तो मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली और दक्षिण भारत की आपकी द्राविड़ कला शैली, ये बहुत ज़्यादा उस समय अस्तित्व में थी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर बात करें कि ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा गांधार कला शैली। गांधार कला शैली को प्यारे अभ्यर्थियों ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में कुषाण साम्राज्य, अब कुषाण साम्राज्य की बात करें तो आज वर्तमान का मतलब कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र, इन हिस्सों में फैली हुई थी आपकी कौन सी शैली? गांधार कला शैली। और इस गांधार कला शैली को ही नाम दिया गया किसका? ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से इसको जाना गया। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को देखिए, एमटीएस 2017 में पूछा गया था इसको, है ना। तो थोड़ा सा ना आप लोगों को एक पैटर्न भी समझते जाना है कि मतलब कि किस पैटर्न पर भी सवाल आधारित है और कैसे पूछे जाते हैं ना। एक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके आए थे हम आपके सामने, एमटीएस 2017 में इसको पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ये पूछा गया देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में, यानी कि यहां से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि रेलवे की जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है, साइंस के भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो जल बनता है, ये जो अभिक्रिया हुई, ये कौन सी अभिक्रिया मानी गई? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, या फिर आपकी संयोजन अभिक्रिया, है ना। आपने केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी, इन्हीं में से आपने पढ़ी है। हम बात करें हाइड्रोजन और जल का बनना, ये जो एक अभिक्रिया है, तो प्यारे अभ्यर्थियों ये अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी संयोजन अभिक्रिया आपका सही उत्तर है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना एक विशेष प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक उत्पाद बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक उत्पाद बनता है। और जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया आपसे कहती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, वो आपकी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2 के साथ हम O यानी कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो एक नया उत्पाद यानी कि H2O यानी जल बनेगा। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर के जल का बनना, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण माना गया। क्लियर है? अगले नंबर पे देखें जरा, पद्म सुब्रमण्यम निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए अति प्रसिद्ध है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया था इसको। पद्म सुब्रमण्यम निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए अति प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए एक बार, कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है ना। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें पद्म सुब्रमण्यम की, तो पद्म सुब्रमण्यम आपके जो सबसे पहली बात तो पद्म सुब्रमण्यम जी जो हैं, तो ये एक फीमेल कैंडिडेट है ना, मेल मत समझिएगा, फीमेल है। ये प्रसिद्ध हैं अपने कला शैली, नृत्य कला शैली भरतनाट्यम के लिए, है ना। भरतनाट्यम के लिए ये ना बात करें पद्म सुब्रमण्यम की, तो पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए अति प्रसिद्ध है। ठीक है, ये साथ ही साथ केवल नर्तकी ही नहीं, साथ ही साथ देखिए शोध विद्वान भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, शिक्षक भी हैं और एक बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, है ना। देखिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी, अनेक देशों में, है ना, मतलब अनेक देशों में भी इनकी चर्चाएं हैं। अनेक देशों ने इनके सम्मान में छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्मों का भी निर्माण किया है ना। स्पेशली जैसे बात करें जापान है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है ना। इन्होंने क्या किया है, पद्म सुब्रमण्यम के सम्मान में छोटी छोटी फिल्मों, बायोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री का क्या किया है, एक प्रचलन आरंभ किया था। पद्म सुब्रमण्यम आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? एक बार कमेंट जरूर करिएगा, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अगले नंबर पे जरा देखेंगे, देखिए आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 में पूछा गया इसको कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। अगर आप अग्निवीर की तैयारी करने जा रहे हैं तो प्यारे अभ्यर्थियों एक जरूरी सूचना ये कि आप साइंस को जरूर साथ में लेकर के चलें,
ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, और आपका सही उत्तर होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो देखिए बात करें मोनेरा जगत के सदस्यों में सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में एक जो कोशिका शामिल है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। स्पेशली मोनेरा जगत के जो भी जंतु और प्राणी होंगे, क्लियर हुआ। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो यह सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी जो सेल वॉल होती है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब ये अब इनमें सेल वॉल नहीं है यानी कोशिका भित्ति नहीं है, इसका मतलब ये एक कोशिकीय प्राणी है। और जो एक कोशिकीय प्राणी है तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये जो एक कोशिकीय प्राणी है मोनेरा जगत के जंतु, ये बिना ऑक्सीजन के भी अपने जीवन को में सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में समझने का प्रयास करिए कि सबसे छोटी जीवित कोशिका पर कोशिका भित्ति से रहित, इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होगी, मोनेरा जगत के जंतुओं में पाई जाती है। और मोनेरा जगत के जो जंतु हैं ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा देखें। एएलपी 2019 में पूछा गया है। वैसे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, आरआरबी एएलपी में सबसे ज़्यादा जो मिश्रण है तो वो आपके साइंस का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जीएस और जीके से भी रिलेटेड हैं। जैसे कि आपके सामने है कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के किस शहर में है। ये असिस्टेंट लोको पायलट 2019 में पूछा गया था कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के किस शहर में है। तो सही उत्तर होगा आपका प्यारे अभ्यर्थियों जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, आपको पता होगा। यहाँ पे उम्मेद भवन जो है ना, उम्मेद भवन स्थित है। इस उम्मेद भवन की बात करें तो देखिए इसे आखिरी रॉयल पैलेस कहा गया है। आखिरी रॉयल पैलेस कहने का मतलब ये हुआ कि इसको 1929 में प्रारंभ करवाया गया था जोधपुर के शासक महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा। तब से बनना प्रारंभ हुआ और 1943 में बन करके पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है। महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाया गया जोधपुर शहर में स्थापित आपका उम्मेद भवन। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि ये आखिरी रॉयल पैलेस है। ठीक है, आखिरी रॉयल पैलेस है। अगले नंबर पे चलें तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में दर्ज रहा क्रिस्टल मेच 2 क्या है। हाल ही में खबरों में उल्लिखित रहा क्रिस्टल मेच 2 क्या है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर पृथ्वी का कोई संचार उपग्रह है, या फिर कोई क्षुद्र ग्रह है, या फिर आक्रामक प्रजाति का कोई पौधा है। हमेशा याद रखिएगा क्रिस्टल मेच 2। और करंट का क्वेश्चन है प्यारे अभ्यर्थियों, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको नोट करते होंगे। डेली की क्लास आप अटेंड करते हैं, साथ ही साथ आप नोट भी करते होंगे। ठीक है, आप लोग क्या सच में नोट करते हैं? जरा बताना मुझे, कितने लोग हैं जो नोट करते हैं? ठीक है, एक बार बताइए कि हाँ सर हम नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए खबरों में उल्लिखित रहा क्रिस्टल मेच 2 क्या है। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए इजराइल द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, इस बैलिस्टिक मिसाइल को। ठीक है, तो देखिए भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में क्या किया है कि भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेच 2 ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल प्रक्षेपण किया है। इजराइल द्वारा डिजाइन की गई इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये 250 किलोमीटर से भी अधिक रेंज के विभेदन और विस्फोट के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकती है। आपकी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है? क्रिस्टल मेच 2। और बात करें इस क्रिस्टल मेच 2 बैलिस्टिक मिसाइल की तो ये आपके क्रिस्टल मेच 1 से भी ज़्यादा ताकतवर है और 250 किलोमीटर की रेंज पर ये मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है यह विभेदन और आपके विस्फोट के लिए एक नई क्रांति है भारतीय वायुसेना में। क्लियर हुआ। अगले नंबर पे जरा देखें, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। ठीक है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आईपीएल इस समय देख ही रहे हैं तो आपके लिए बहुत बिल्कुल आसान सा होगा कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। देखिए जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, या फिर युजवेंद्र चहल, या फिर मिचेल स्टार्क। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका युजवेंद्र चहल। बात करें आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज तो सही उत्तर होगा आपका युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल द्वारा आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने का एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। ठीक है, बात करें चहल की तो देखिए चहल ने 2022 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलना प्रारंभ किया है। इससे पहले युजवेंद्र चहल 2014 से लेकर के 2021 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से खेलते थे। ठीक है, बात करें इनके 200वें विकेट की तो मोहम्मद नबी के रूप में इन्होंने अपना
200वां विकेट पूरा किया मोहम्मद नबी, जो कि आपके मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं। क्लियर हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? युजवेंद्र चहल। प्यारे अभ्यर्थियों, ये था आज का कार्यक्रम हमारा जी के क्विज का। कैसा लगा एक बार जरूर बताएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।